कबीर खिड़की के पास बैठा ट्रेन के अंधेरे डिब्बे में चुपचाप बाहर देख रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था और बीच बीच में दूर किसी गांव की हल्की पीली रोशनी चमककर गायब हो जाती थी। डिब्बे में बैठे ज्यादातर लोग सो चुके थे। किसी की हल्की खर्राटों की आवाज आ रही थी तो कहीं चाय वाले की आवाज कानों में गूंज रही थी। कबीर ने अपनी मोबाइल देखी। रात के 1:45 बज चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली। कितने साल बाद दादाजी के गांव जा रहा हूं। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? चाचा, मैं अपने गांव रुद्रपुर जा रहा हूं। बचपन में वो हर गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाया करता था, लेकिन पढ़ाई, काम और शहर की भागदौड़ में वो गांव जैसे कहीं पीछे छूट गया था। इस बार दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पिताजी ने मुझे तुरंत गांव जाने को कहा था। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करने लगी। बेटा, अगला स्टेशन तुम्हारा ही है शायद। जी काका, मुझे यहीं अगले स्टेशन में उतरना है। कबीर ने सिर हिलाया। रात बहुत हो गई है, संभल कर जाना। जी काका, शुक्रिया। ट्रेन ने लंबी सीटी मारी और धीरे धीरे छोटे से स्टेशन पर रुक गई। कबीर अपना बैग लेकर नीचे उतरा। प्लेटफार्म लगभग सुनसान था। कुछ टिमटिमाती लाइटें, दूर बैठे 2-3 कुत्ते और स्टेशन मास्टर के कमरे से आती हल्की रोशनी, बस इतना ही। उसने पीछे घूम के ऊपर लगी घड़ी की ओर देखा। ठीक रात के 2 बजे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन शहर जैसा नहीं था। यहां सन्नाटा भी जैसे आवाज करता था। कबीर प्लेटफार्म से बाहर की ओर बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि बाहर कोई ऑटो मिल जाएगा और वो सीधे दादाजी के गांव पहुंच जाएगा, लेकिन बाहर आकर उसका चेहरा उतर गया। पूरा स्टेशन रोड खाली पड़ा था। दूर दूर तक बस अंधेरा ही छाया हुआ था और दूर कहीं पैरों की सरसराहट और सड़क पर फैली पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। कबीर ने इधर उधर देखा। स्टेशन के बाहर फैली सुनसान सड़क को देखकर उसके मन में हल्की बेचैनी होने लगी। इतनी रात हो गई पर स्टेशन पर एक भी ऑटो नहीं। अब गांव तक कैसे जाऊंगा? कबीर ने एक गहरी सांस ली और सड़क के किनारे खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। कितनी देर और इंतजार करूंगा? अंधेरे में रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रही। जितनी देर यहां इंतजार करूंगा उतनी लेट होगी। इससे अच्छा मैं पैदल ही चला जाऊं। समय धीरे धीरे बीतने के साथ थकान और बढ़ रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। तभी थोड़ी दूर अंधेरे में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी लाल धोती कुर्ता पहने था। उसकी लंबी सफेद मूछें थी और आंखें अंधेरे में भी अजीब तरह से चमकती सी लग रही थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा कबीर को देख रहा था। कबीर कुछ पल रुका, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। वो जितना उसका करीब जा रहा था, धीरे धीरे उसका चेहरा और साफ दिखाई दे रहा था। जब वो पास पहुंचा, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 60 या 65 साल का होगा। बाबा, यहां से रुद्रपुर जाने के लिए कोई ऑटो मिलेगा क्या? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, रात के 2 बजे यहां कोई ऑटो नहीं मिलता। कबीर थोड़ा असहज हो गया। लेकिन मुझे गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। दादाजी अकेले हैं, उन्होंने ही बुलाया है। बूढ़ा आदमी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। जरूरी काम अक्सर रात में ही बुलाते हैं। दिन में तो लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। कबीर उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन चुप रहा। तो अब क्या करूं चाचा? गांव यहां से कितना दूर है? अगर हिम्मत हो तो पैदल चला जा सकता है। कबीर ने पीछे मुड़कर सुनसान सड़क की तरफ देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। कुछ पल के लिए उसके मन में वापस स्टेशन पर रुक जाने का विचार आया,
लेकिन दादाजी की घबराई हुई आवाज उसे बार बार याद आ रही थी। बेटा, जाना है तो जल्दी चलो, देर मत करो। उसने बैग को थोड़ा कसकर पकड़ा और बूढ़े आदमी की तरफ देखा। ज्यादा दूर नहीं, अगर पैदल जाना ही पड़े तो मुझे रास्ता बता दीजिए चाचा। बूढ़ा आदमी ने हल्का सा मुस्कान दी, जैसे वो पहले से यही जवाब सुनने का इंतजार कर रहा हो। रास्ता बताने से बेहतर है मैं खुद साथ चल देता हूं। रात गहरी है और इस रास्ते को हर कोई नहीं समझ पाता। नहीं चाचा, आप क्यों तकलीफ करेंगे? बेहतर होगा आप मुझे रास्ता बता दीजिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं बेटा, जहां अकेले चलना ठीक नहीं होता। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि कबीर ने आगे कुछ नहीं कहा। दोनों धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चलने लगे। स्टेशन की हल्की रोशनी अब पीछे छूट चुकी थी। सामने सिर्फ लंबी खाली सड़क थी। कबीर ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। सिर्फ कदमों की आवाज थी। चाचा, आप यही रहते हैं क्या? हाँ, बहुत साल पहले मैं यही रहता हूं। लेकिन चाचा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जो लोग देर से लौटते हैं वही मुझे देख पाते हैं। कबीर उसके जवाब को समझ नहीं पाया। उसने बात बदलने की कोशिश की। चाचा, मेरा गांव रुद्रपुर है। का नाम मोहन सिंह है, शायद आप जानते होंगे। बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसके कदम रुकते ही कबीर भी ठिठक गया। बूढ़ा आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मोहन सिंह जी चाचा, आप जानते हैं उन्हें? कुछ पल तक बूढ़ा आदमी चुप रहा। हवा और ठंडी लगने लगी। बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत कुछ देखा है उन्होंने और बहुत कुछ छुपाया भी है। छुपाया क्या मतलब? कुछ बातें रात खुद बता देती है। इंसानों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बूढ़ा आदमी फिर चलने लगा। अब कबीर के मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। दादाजी ने अचानक बुलाया। ये अजीब बूढ़ा आदमी और उसकी रहस्यमयी बातें, सब कुछ किसी अनजाने डर की तरफ इशारा कर रहा था। रास्ता अब और सुनसान हो गया था। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा और कभी कभी किसी उल्लू की आवाज। चलते चलते अचानक दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। अंधेरे के बीच वो पीली रोशनी किसी उम्मीद जैसी लग रही थी। चाचा, वहां वो क्या है? बूढ़ा आदमी ने बिना देखे जवाब दिया। चाय की एक पुरानी दुकान है। रात में भटके हुए लोग वहीं रुकते हैं। तुम भी चलो, चाय पीकर जाना। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वो जगह साफ दिखाई देने लगी। एक सुनसान मोड़ पर सड़क के किनारे टीन की छत वाली एक छोटी सी चाय की टपरी थी। बाहर एक पुरानी लालटेन टंगी हुई थी, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। सामने एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बंधे हुए थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ था, जिससे वो धीरे धीरे चाय पी रही थी। बगल में एक पुरानी बेंच पर एक आदमी चुपचाप बैठा था, सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ आपस में जुड़े हुए और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो बिना हिले कबीर को देख रहा था। आओ बेटा, यही जगह है, बैठ जाओ। चाचा, ये लोग इतनी रात में यहाँ क्यों हैं? कुछ लोग रात के लिए जागते नहीं, रात उनका इंतजार करती है। कबीर बहुत थका हुआ था और आकर बेंच पर बैठ गया। अरे कबीर, देर हो गई। रास्ता ढूंढने में परेशानी हुई क्या? कबीर एक पल के लिए ठिठक गया। आप मुझे जानते हैं। इस रास्ते से जो भी आता है उसकी खबर पहले ही मिल जाती है। कबीर अब चुप था। वो बस उस आदमी को देख रहा था। तभी चाय वाले ने कहा, जो कब से चुप था, उसकी आवाज गहरी थी। शहर से आए हो शायद, चेहरा बता रहा है। जी, मैं रुद्रपुर जा रहा हूँ। दादाजी ने बुलाया है। रुद्रपुर जी, मुझे रुद्रपुर जाना है। चाय वाले का चेहरा लालटेन की आधी रोशनी में था, आंखें गहरी और चेहरा ऐसा जैसे बहुत कुछ जानता हो। वहां तक पहुंचने वाले लोग अक्सर रास्ते से ज्यादा अपने अतीत से डरते हैं।
आप लोग आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपने दादाजी के पास जा रहा हूँ। बेंच पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हर कोई यही सोचकर आता है कि वो सिर्फ किसी से मिलने जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग नहीं, किस्मत इंतजार करती है। कबीर ने गहरी सांस ली। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। एक बात बताइए, रात के 2 बजे इस घने जंगल के बीच ये चाय की दुकान क्यों खुली है? यहाँ कौन आता है? उसके सवाल के बाद अचानक सब चुप हो गए। लालटेन की लौ एक बार तेज हुई, फिर धीमी पड़ गई। बेटा, यहाँ वो लोग आते हैं जो रास्ते भटक जाते हैं, और वो भी जिन्हें रात खुद बुलाती है। मुझे कोई रात ने नहीं बुलाया, मुझे मेरे दादाजी ने बुलाया है। बेंच पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। कबीर को अब अजीब सा महसूस होने लगा था। एक अनजानी डर उसके मन में घर कर चुकी थी। बाहर अचानक तेज हवा चली। लालटेन जोर से हिली और उसी पल टपरी के पीछे किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। कबीर के हाथ से लगभग कुल्हड़ छूट ही गया। उसने घबराकर पीछे अंधेरे जंगल की तरफ देखा। ये आवाज कैसी थी? वहां कौन है? कोई औरत रो रही है क्या? कुछ पल के लिए टपरी में फिर से सन्नाटा छा गया। बेटा, रात के अंधेरे में बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं। हर आवाज सच नहीं होती। लेकिन चाचा, मैंने साफ सुना कोई रो रहा था। कभी कभी थका हुआ मन भी आवाजें बना लेता है। शायद तुम्हारा वहम होगा। कबीर ने फिर पीछे देखा। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा, चुप और डरावना अंधेरा। हवा फिर चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उनमें छिपकर धीरे धीरे हंस रहा हो। कबीर ने जल्दी से अपना बैग उठाया। नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। दादाजी इंतजार कर रहे होंगे। रुद्रपुर का रास्ता यहीं से सीधा है ना? बूढ़ा आदमी ने बिना कुछ कहे हाथ से सामने की पगडंडी की तरफ इशारा किया। सीधा चलते जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। कबीर एक पल के लिए रुक गया। लेकिन पीछे मुड़ने से क्या होगा? क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ पीछे से ही दिखाई देती हैं। कबीर का गला सूख गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस तेज कदमों से टपरी से बाहर निकल गया। रात और गहरी हो चुकी थी। कबीर तेज तेज कदमों से चलने लगा। अब भी वही रोने की आवाज गूंज रही थी। उसने कई बार महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन चाय वाले की बात याद आते ही उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। कबीर सिर्फ चलता रहा। ठंडी हवा और दिल की तेज धड़कन। कुछ देर बाद दूर उसे अपने गांव रुद्रपुर की पहली हल्की रोशनी दिखाई दी। वह राहत की सांस लेते हुए लगभग दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वह अपने दादाजी के पुराने घर के सामने खड़ा था। पुराना लकड़ी का दरवाजा, आंगन में तुलसी चौरा और बरामदे में जलता हुआ एक छोटा सा दीपक। कबीर ने जल्दी जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से दादाजी की आवाज आई। कौन? इतनी रात को कौन आया है? दादाजी, दरवाजा खोलिए, मैं आया हूं कबीर जी। दरवाजा तुरंत खुला। सामने दादाजी खड़े थे। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कबीर, इतनी देर? तुम ठीक तो हो ना बेटा? दादाजी, मैं ठीक हूं। लेकिन बाद में तुम पहले अंदर आओ। कबीर अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान और दर्द दोनों साफ थे। लेकिन दादाजी, रास्ते में मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। दोनों अंदर कमरे में बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दादाजी कबीर के सामने खट पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कबीर को लेकर चिंता थी, साफ दिखाई दे रही थी। कबीर, अब साफ साफ बताओ, रास्ते में क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनकर ही लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। कबीर ने गहरी सांस ली। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। दादाजी, जब ट्रेन रात के ठीक 2 बजे स्टेशन पर रुकी, तब पूरा स्टेशन लगभग सुनसान था। मैं बाहर निकला तो सोचा कोई ऑटो मिल जाएगा, लेकिन बाहर एक भी ऑटो नहीं था। सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। दादाजी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। पूरा किस्सा सुनते सुनते
दादाजी के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगा। कुछ देर तक वे बिल्कुल चुप बैठे रहे। दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप उन लोगों को जानते हैं? दादाजी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। कबीर, उस रास्ते पर रात के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन दादाजी, मैं तो उसी रास्ते से आया था। दादाजी ने तुरंत उसकी बात काट दी और सीधा खिड़की के पास चले गए। कुछ देर वो खिड़की के बाहर घने अंधेरे की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कबीर की तरफ देखा। कबीर, अभी रात बहुत हो चुकी है बेटा, और तुम काफी थक गए हो। कबीर चुपचाप उन्हें देखता रहा। इतनी लंबी यात्रा, फिर वो सुनसान रास्ता। जो भी हुआ उसके बारे में सुबह आराम से बात करेंगे। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था। दादाजी, पता नहीं क्यों मुझे अब भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा करते हुए यहां तक आया हो। कबीर, डर की वजह से ऐसा महसूस होता है। तुम ज्यादा मत सोचो। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। ठीक है दादाजी। कबीर ने अपना बैग नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में फिर वही दृश्य आने लगे। सुनसान रास्ता, तिमातिमाती लालटेन और बेंच पर बैठा वो आदमी जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। कबीर जल्दी ही बिस्तर से उठ गया। उसके चेहरा देखकर लगता मानो उसका दिमाग किसी अनजानी डर से घिरा हुआ हो। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। बाहर हवा की आवाज और तेज हो गई थी। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे वो बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही मिनटों में कबीर गहर गया। मैं सो गया। दिन भर वह दादाजी के साथ घर के छोटे मोटे कामों में लगा रहा। कभी आंगन में बैठकर बातें करता, कभी पुराने दिनों को याद करता। लेकिन उसके मन में एक और बात बार बार आ रही थी। विकास काका के घर जा रहा हूं कहकर कबीर विकास के घर के ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता था अगर दादाजी जानेंगे कि वह विकास के घर जा रहा है तो उसे जाने के लिए मना करेंगे। क्योंकि कुछ साल पहले विकास के घर और कबीर के घर में कुछ कारण की वजह से बातचीत नहीं होती थी। विकास उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों ने साथ खेलते हुए, साथ स्कूल जाते हुए और गांव की गलियों में घूमते हुए अपना बचपन बिताया था। कई साल हो चुके थे उन्हें आमने सामने मिले हुए। कबीर ने सोचा था कि वह दोपहर में ही विकास से मिलने चला जाएगा, लेकिन दिन भर कुछ जरूरी कामों में समय निकल गया। देखते देखते शाम होने लगी। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल चुका था। चारों तरफ शाम की अंधेरा छाई हुई थी। चलते चलते कबीर को पुराने दिन याद आने लगे। उसे याद आया कैसे वह और विकास बरसात में खेतों में दौड़ा करते थे, कैसे दोनों नदी के किनारे घंटों बैठे रहते थे। दोनों ने मिलकर गांव वालों की डांट भी खाई थी और फिर हंसते हुए भाग गए थे। उन यादों को सोचकर कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। विकास बचपन से ही रुद्रपुर में पला बड़ा था। विकास जब छोटा था उसके दादा दादी का देहांत हो चुका था। अब वो अपने पुश्तैनी घर में उसकी पत्नी के साथ रहता था। कई सालों से उसके माता पिता शहर में काम करते थे। गांव के लोग विकास को शांत स्वभाव का मानते थे। सोचते सोचते कबीर गांव की आखिरी गली तक पहुंच गया। शाम अब रात में बदल चुकी थी और हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। कुछ ही देर बाद उसे सामने विकास का घर दिखाई दिया। पुराना 2 मंजिला मकान, ऊंची दीवारें, लकड़ी का बड़ा दरवाजा और बरामदे में जलता हुआ पीला बल्ब। कबीर कुछ पल वहीं खड़ा रहा। इतने वर्षों बाद वो अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा था। फिर उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। और तभी अंदर से कदमों की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने विकास खड़ा था।
दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर विकास के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे कबीर, सच में तू है या ये मेरा वहम है? क्या भूत समझ लिया था क्या? नहीं यार, बस यकीन नहीं हो रहा। इतने साल बाद अचानक सामने खड़ा है। कई सालों की दूरी जैसे एक पल में खत्म हो गई। विकास उसे अंदर ले गया। घर अंदर से काफी बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से शांत भी। कमरों में पुराना फर्नीचर रखा था। दीवारों पर समय की छाप साफ दिखाई देती थी। विकास कबीर को अपने कमरे के अंदर ले गया। भाई, मैंने सुना था तू शादीशुदा है, लेकिन घर में तो लगता है कोई नहीं है। हाँ भाई, तूने सही सुना है। मेरी पत्नी और बच्चे उनके गांव गए हुए हैं। इतनी बड़ी सुनसान घर में तू अकेला रहता है? नहीं भाई, अकेला नहीं। बीवी बच्चे कल आ जाएंगे और मेरा दाव में कुछ काम था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। जो हुआ अच्छा हुआ। तुझसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो गई। कबीर को अब थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन इतने सालों बाद मिले थे, इसलिए बातों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा गला जैसे सूख रहा है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? अरे ये कोई पूछने की बात है? तू यही रुक, मैं पानी लेकर आता हूं। ये कहकर विकास कबीर के लिए पानी लाने चला गया। रात के करीब 1 या 2 बज चुके थे। कमरे में एक अजीब सा गंध महसूस हो रहा था और तभी खिड़की से किसी औरत की रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? कबीर धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने चारों तरफ नजरें घुमाया, लेकिन उसे घना अंधेरा के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। कबीर उसके पीछे विकास खड़ा हुआ था। अरे भाई, तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही, बस थोड़ा घुटन सा हो रहा है। ये कहकर विकास कमरे से बाहर चला गया। वो अब कमरे में अकेला था। कमरे के अंदर सन्नाटा जैसे उसकी कानों को चीर रही थी। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? उस दिन वो अजीब घटनाएं और आज वो औरत की रोने की आवाज। वो बार बार उस खिड़की की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पड़ी हो। कबीर कमरे में बैठा हुआ था कि उसकी नजर एक दरवाजे के ऊपर जाकर पड़ी। वह कमरा पता नहीं कब से बंद पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई उस कमरे के अंदर नहीं गया हो। बाहर हवा की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। घर के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कबीर धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसकी नजर अब भी उसी दरवाजे पर टिकी हुई थी। ये कमरा मैंने पहले नहीं देखा। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह दरवाजे के करीब पहुंच रहा था, उसके मन में अजीब सी बेचैनी भी बढ़ रही थी। दरवाजे के हैंडल पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। कबीर का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। विकास अभी तक वापस नहीं आया था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कबीर कुछ सेकंड तक सोचता रहा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह कुछ पल के लिए हैरान रह गया। कमरे की दीवारों पर दर्जनों पेंटिंग्स टंगी हुई थी। कबीर ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसे अच्छी तरह पता था कि यह पेंटिंग्स विकास ने ही बनाया है, क्योंकि विकास को बचपन से पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में भी वह हर समय कागज और रंग लेकर बैठा रहता था। शायद यह विकास का निजी कमरा था। कबीर धीरे धीरे कमरे के अंदर आगे बढ़ा। जमे हुए धूल को साफ करके कबीर बार बार से पेंटिंग्स को देख रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई 3 फोटो पर पड़ती है। कमरे से कबीर की भयानक चीख की आवाज आती है। उसकी आंखें डर से फैल गई। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया,
डर के मारे वह पीछे हट गया। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, और फिर बिना एक पल भी रुके कमरे से बाहर भाग पड़ा। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हो कि कबीर ने आगे क्या किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना।